के करीब 10 लाख साल के बाद फोटॉन अब रेडिएशन जोन से बाहर निकल गया है, लेकिन बच निकलने की इसकी कोशिश अभी पूरी नहीं हुई है। अब इसे सूर्य के एक डरावने भीतरी रोलर कोस्टर पर सवारी करनी है। ये जगह इतनी उथल पुथल भरी है कि इसके कारण सूर्य गरजता रहता है। प्रकृति की ऊर्जा का डिलीवरी सिस्टम, एक फोटॉन पृथ्वी की तरफ आने के अपने सफर के दौरान सूर्य के अंदरूनी हिस्से की भूल भुलैया में 10 लाख साल तक गुजार चुका है। फोटॉन सूर्य के 3/4 हिस्से को किसी तरह पार कराया है। खूब थपेड़े खाकर और ऊर्जा गंवाकर अब ये एक जानलेवा गामा रे से एक एक्सरे में तब्दील हो गया है। लेकिन अब ये सूर्य की एक रहस्यमय बेहद गर्म परत में दाखिल होता है। ये है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन रेडिएशन जोन और सूर्य की सतह के बीच पड़ता है और इसकी गहराई होती है 2 लाख किलोमीटर। हम कन्वेक्शन जोन को सीधे ही नहीं देख सकते। हमारे टेलीस्कोपों को सूर्य का यह हिस्सा अब भी नजर नहीं आता है, लेकिन हम इसकी आवाज सुन सकते हैं। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी सूर्य की आवाज सुनती रहती है। इसके द्वारा हासिल की गई आवाज बहुत गहरी होती है और इंसान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन अगर 40 दिन की रिकॉर्डिंग की रफ्तार बढ़ाकर उसे कुछ सेकंड में सुना जाए तो वो ऐसी होती है। ये आवाज है अफरा तफरी की। क्योंकि हम सूर्य के अंदर नहीं देख सकते, इसलिए इसकी आवाज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई गन फायर की जाती है तो उससे निकलकर हवा में दाखिल होती गोली उथल पुथल की तरंगों को जन्म देती है। जब ये तरंगें हमारे कान के पर्दों में कंपन पैदा करती हैं, तो हम गन फायर होने की आवाज सुनते हैं। यहां हम आवाज को देख पा रहे हैं। सूर्य कहीं बड़े स्तर पर इसी तरह काम करता है। हम जब इन तरंगों को आगे बढ़ते देखते हैं तो दरअसल ये वो मटेरियल होता है जो सूर्य के अंदरूनी हिस्से से ऊपर की तरफ उठते हुए शोर पैदा करता है। लगता है जैसे ये किसी सतह से टकराया हो और उससे आवाज पैदा होती है। यही आवाज हमें पूरे सूर्य में घूमती नजर आती है। प्लाज्मा से टकराती ध्वनि तरंगें सूर्य की सतह पर लहरें पैदा करती हैं। यहाँ हमें यही लहरें नजर आ रही हैं। ये सूर्य की असली ध्वनि तरंगें हैं और ये पूरे सूर्य पर मंडराती रहती हैं। ये सूर्य के अंदरूनी हिस्से की तरफ भी बढ़ती हैं और फिर से सतह की तरफ भी आती हैं। आवाज का पीछा करके वैज्ञानिक अदृश्य को देख सकते हैं। वो सूर्य की सतह से टकराती और उसके अंदरूनी हिस्से में गूंजती ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं, जिससे एक उथल पुथल भरे और बेहद गर्म कन्वेक्शन जोन का खुलासा होता है। कह सकते हैं कि सूर्य में घंटियां बजती हैं। गर्म गैस ऊपर की ओर उठती है, ठंडी गैस नीचे की ओर गिरती है। ये सब उथल पुथल जारी रहती है और इतनी ज्यादा गतिविधि की वजह से ही सूर्य से ये आवाजें आती हैं। गैस के कॉलम गिरते और उठते रहते हैं। इनके लिए जिम्मेदार होती है नीचे मौजूद गर्मी। अगर आप उबलते पानी को देखें तो गैस या पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं, क्योंकि वो गर्म होते हैं और फिर वो ठंडे होकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो उबलते पानी को किसी केतली में आपको जो कुछ नजर आता है वैसा ही सूर्य पर भी होता है, बस वहाँ पानी के बजाय गर्म प्लाज्मा होता है। कन्वेक्शन जोन की तली में फोटॉन प्लाज्मा में मौजूद एटमों से टकराते हैं और गर्म होकर उबलने लगते हैं। लेकिन इस बार फोटॉन को एटम जज्ब कर लेते हैं और गर्म बहाव के साथ ऊपर आ जाते हैं। गर्म एटम फोटॉन को भी अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं।
तो आप इसे मटेरियल की एक कन्वेयर बेल्ट कह सकते हैं। फोटोन एटमों की सवारी करते हैं और इस हीट ट्रांसफर के जरिए ऊपर आ जाते हैं। तो रेडिएशन जोन के बजाय कन्वेक्शन लेयर में ये सफर कहीं ज्यादा आसान होता है। कहा जा सकता है कि अब हमारा फोटोन एक खिलाड़ी के हाथों में रहकर अपने सफर को तेज बना लेता है। कन्वेक्शन लेयर में रास्ता सीधा होता है। एक खिलाड़ी एक सीधे रास्ते पर कहीं ज्यादा समय तक बास्केटबॉल रूपी इस फोटोन को थामे रख सकता है। एक से दूसरे खिलाड़ी के हाथ में न जाने से एटम इस गेंद को कहीं तेजी से आगे ले जाता है। फोटोन को कन्वेक्शन जोन से होकर गुजरने वाले अपने इस सफर में सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, लेकिन इस अवधि में ही ये फोटोन को बदल देता है। कन्वेक्शन जोन के निचले हिस्से का तापमान करीब 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर वाले का सिर्फ करीब 5500। तो ऊपर उठता हुआ फोटोन ठंडा होकर अपनी ऊर्जा गंवाता है और ताकतवर एक्सरे से नजर आने वाले प्रकाश में बदल जाता है। तो इसकी शुरुआत कन्वेक्शन जोन की तली में हाई एनर्जी एक्सरे के तौर पर होती है। ये ऊपर जाता है और थोड़ी ऊर्जा गंवाता है। उस जगह को छोड़ने के वक्त ये एक ऐसी रोशनी बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं। कन्वेक्शन जोन के ऊपरी हिस्से में एटम फोटोन को रिलीज करता है, जो नजर आने वाली रोशनी के रूप में ऊपर को उठती है। इससे एटम ठंडे होते हैं और नीचे गिरते समय और फोटोन को जज्ब करके गर्म होते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। अब फोटोन सूर्य की सतह से नीचे होते हैं, लेकिन मथता हुआ कन्वेक्शन जोन एक और ताकत पैदा करता है। ये ताकत बड़े बड़े तूफानों को बल देती है, धमाके करती है और प्रकाश को बच निकलने से रोकने की कोशिश करती है। सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एक फोटोन प्रकाश के एक अंश की रचना हुई है। ये जूझता हुआ रेडिएशन जोन से आगे निकल गया है। ये गर्म प्लाज्मा के कॉलम के जरिए कन्वेक्शन जोन से होता हुआ ऊपर की तरफ आ गया है और अब यहां से बच निकलने वाला है। 10 लाख साल के अपने इस सफर के दौरान फोटोन अदृश्य और खतरनाक गामा रे से बदलकर वो जीवनदायी प्रकाश बन गया है जो हमें यहां पृथ्वी पर नजर आता है। आखिरकार ये सतह पर पहुंच गया है। ये है सूर्य की नजर आने वाली परत, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर दरअसल सूर्य का नजर आने वाला हिस्सा या वो सतह है जो हमें सूर्य की तरफ देखने पर नजर आती है। हम फोटोस्फीयर नामक इसी सतह से आने वाली इस देखे जा सकने लायक प्रकाश को देखते हैं। हमें तेज रोशनी वाली जो गेंद नजर आती है वो एक हैरत अंगेज और उथल पुथल भरी दुनिया को छिपाए रखती है। सूर्य दूर से शांत और सौम्य लगता है, लेकिन अगर आप सूर्य की सतह का एक क्लोजअप लेंगे तो आपको वहां ढेर सी गतिविधियां नजर आएंगी। ये खूबसूरत भी लगता है और साथ ही डरावना भी। वहां मटेरियल के बड़े बड़े तूफान उबलते रहते हैं, जैसे किसी चुड़ैल का कोई जादुई मिश्रण हो। बस इस मिश्रण में मौजूद बुलबुलों का आकार पृथ्वी से भी बड़ा होता है। सूर्य की सतह उथल पुथल से भरा एक अवरोध है और एक बार फिर हमारे फोटोन का रास्ता रोक लिया जाता है। एरिजोना की किट पीक ऑब्जर्वेटरी में सोलर एस्ट्रोनॉमर मैट पेन सूर्य की इस सतह का अध्ययन करते हैं ताकि ये पता चल सके कि लाइट के फोटोन किस तरह फंस जाते हैं। आज कुछ बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद हमें कुछ आंकड़े मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। मैकमैथ पियर्स टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वो सूर्य के प्रकाश को फोकस करते हैं ताकि फोटोस्फीयर की स्कैनिंग विस्तार से की जा सके।
हमें सूर्य की सतह पर कुछ छोटे सनस्पॉट मिले हैं। हमें 2 सनस्पॉट मिले हैं। ये खासे बड़े हैं और सूर्य की छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सतह की तरफ। लेकिन इन सभी के साथ छोटे सनस्पॉट भी हैं, जिनके समूह इन बड़े स्पॉट्स के साथ साथ चल रहे हैं। सन स्पॉट ऐसे हिस्से होते हैं जहां प्रकाश फंस जाता है। तो सनस्पॉट सूर्य के एक खास हिस्से से ऊर्जा को हटाकर वहां एक स्याह धब्बा बना देती है। ये उन कन्वेक्टिव फ्लूइड्स का रास्ता रोकता है जो सूर्य के अंदर वाले हिस्से से गर्मी और प्रकाश को स्पेस तक नहीं पहुंचने देता। ऐसे में हमें ठंडे हिस्से नजर आते हैं जो हमें गहरे रंग के लगते हैं। एक दमदार ताकत हमारे फोटोन को उसके रास्ते में ही रोक देती है, जिससे प्रकाश और ऊर्जा सूर्य की सतह से नहीं निकल पाती। ये ताकत होती है मैग्नेटिज्म। सन स्पॉट तब बनते हैं जब सूर्य के अंदर से जबरदस्त मैग्नेटिज्म फोटोस्फीयर से होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो गर्म अंदरूनी मटेरियल के कन्वेक्टिव मोशन को सतह पर गिरने से पूरी तरह रोक देती है और इससे सूर्य की सतह पर ऐसा अनोखा धब्बा नजर आता है। ये धब्बे बहुत बड़े हो सकते हैं और ऐसे सबसे बड़े धब्बों का आकार पृथ्वी से भी 10 गुना बड़ा हो सकता है। इन सन स्पॉट्स को पैदा करने वाले मैग्नेटिज्म से सूर्य को कवर करने वाली फील्ड लाइन बन जाती है। हमारी ठोस पृथ्वी पर पूरा का पूरा ग्रह ही एक साथ घूमता है और इसमें हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। लेकिन सूर्य गैस की एक बड़ी सी गेंद है और उस पर यही नियम लागू नहीं होते। सूर्य की बनावट ठोस नहीं है। ये गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। ये अपनी ही धुरी पर घूमता जरूर है, लेकिन इसका इक्वेटर ध्रुवों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घूमता है। सूर्य खुद एक पेंच की तरह घूमता है और इसके साथ घूमती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने ध्रुवों के बजाय इक्वेटर पर ज्यादा तेजी से घूमती है और ऐसे हर चक्कर के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा ऐंठती जाती है। इसके नतीजे में पैदा होती है एक मैग्नेटिक उथल पुथल। तो जब ये फील्ड सूर्य की सतह पर से उभरती है, इनके अंदर ढेर सारी ऊर्जा भरी होती है। ये सभी किसी रबर बैंड की तरह ऐंठे और आपस में गुथे हुए होते हैं और इनमें काफी ताकत होती है। अगर आप किसी रबर बैंड को खींचे और ऐंठें तो आपको उसके अंदर मौजूद तनाव का बखूबी एहसास होगा। जब मैग्नेटिक लाइन ऐंठती है तो फोटोन वाले हमारे प्लाज्मा का बहाव सतह तक नहीं पहुंच पाता। तो होता यह है कि गैस के ये पैकेट जो सतह तक पहुंचते हैं ठंडे तो हो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म की वजह से वहीं फंसे रह जाते हैं। जहां से प्रकाश नहीं निकल पाता वहां सूर्य पर एक धब्बा बन जाता है और इस तरह जन्म होता है एक सन स्पॉट का। लेकिन मैग्नेटिक लाइनों के इस उलझाव में किसी न किसी चीज को तो टूटना ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड इस हालत से संतुष्ट नहीं होती। उन्हें अपनी ये हालत पसंद नहीं आती और वो सब इससे मुक्त होना चाहते हैं। सन स्पॉट के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी के बड़े बड़े छल्ले फैल जाते हैं। ये ऐंठे हुए और अस्थिर छल्ले ऊर्जा उगलने को बेताब होते हैं और एक ऐसे मैग्नेटिक बम की रचना करते हैं जो फटने को तैयार होता है। ऐसे में अगर एनर्जी से भरपूर एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से मिलेगा तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहेंगे कि अगर हम एक दूसरे से जुड़ जाएं तो हमें ढेर सारी ऊर्जा से छुटकारा मिल जाएगा। और जब वो ऐसा करेंगे तो होगा एक जबरदस्त धमाका। ये धमाका जबरदस्त होता है और हम इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर। ये लाखों न्यूक्लियर हथियारों के एक साथ फटने जैसा विस्फोट होता है। सोलर फ्लेयर स्पेस में बाहर की तरफ फटती है और इनकी रफ्तार होती है 72 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इनसे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड सूर्य की सतह से प्लाज्मा को उछालते रहते हैं और फिर अचानक ही बहुत ज्यादा प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। करीब 10 लाख साल बाद हम तक पहुंचने वाला प्रकाश बच निकलता है।
आखिरकार ये आजाद हो जाता है और खरबों अन्य फोटॉनों के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन इनका सफर अब भी खत्म नहीं होता। इनमें से ज्यादातर कॉस्मोस के सुदूर छोरों की तरफ दौड़ते हैं, नई और अजीब दुनियाओं की ओर। सोलर सिस्टम में बेहद मुश्किल वातावरण में करीब 10 लाख साल के सफर के बाद प्रकाश के सूक्ष्म कण फोटॉन आखिरकार सूर्य की सतह से आगे निकल जाते हैं। अब ये आजाद होते हैं। अब ये उस मुश्किल सफर को छोड़ सकते हैं जो उन्हें सूर्य पर करना पड़ा, और ये प्रकाश की गति से बाहर की तरफ उड़ने लगते हैं। इसलिए इन फोटोनों के लिए ये एहसास ऐसा ही होगा जैसे जेल से छूटते कैदी। ये 2,97,600 किलोमीटर की रफ्तार से खाली अंतरिक्ष में दौड़ने लगते हैं और सूर्य से विदा लेने के सिर्फ 8.3 मिनट बाद हमारे फोटॉन पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। अगली बार जब आप आसमान में किसी तारे को देखें तो शायद आप उस कमाल के सफर को समझ पाएं जो फोटॉन आपकी आंखों तक पहुंचने के दौरान तय करते हैं। इनकी रचना सितारों के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुई थी और फिर इधर उधर भटकने से ये कम ऊर्जा वाले फोटॉन बन गए। फिर कन्वेक्टिव जोन में गैस इनकी वाहक बनी और सबसे आखिर में ये आजाद हो गए। इसके बाद ये बिना किसी बाधा के सफर करते हुए हमारी आंखों तक आ पहुंचे। हमारा फोटॉन आखिरकार पहुंच ही जाता है। ये किसी पत्ती से टकराकर उससे अपनी ऊर्जा थमा देते हैं। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमारी आहार श्रृंखला की बुनियादी कड़ी है। आखिरकार सूर्य के कोर से ऊर्जा लेकर हमारा फोटॉन और इसके जैसे अरबों हमारे ग्रह पर जीवन की ज्योति जला देते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे ईंधन को पैदा करती है। ये हमारे मौसम को संचालित करती है, हमारे समुद्रों को गति देती है। रोजाना हमारी पृथ्वी पर इतने फोटॉन बरसते रहते हैं कि हमारी सभ्यता 27 साल तक चल सके। सूर्य की रोशनी सिर्फ ऊष्मा और गर्मी ही नहीं देती, ये हमें हमारी जरूरत की तमाम चीजें देती है। बिना रोशनी के हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें संचालित करने वाली तमाम ऊर्जा, जो चीजें हमारे ग्रह को गति देती हैं, जीवन को मुमकिन बनाती हैं, वो सूर्य से ही हासिल होती हैं। हर सेकंड पृथ्वी पर खरबों फोटॉन बरसते हैं और इनमें से हर एक हमें जीवनदायी ऊर्जा देता है। लेकिन जो असंख्य फोटॉन हमारे पास से आगे निकल जाते हैं, उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ होता है। सूर्य से विदा लेने के करीब 80 मिनट बाद वो शनि ग्रह तक पहुंचते हैं और 4 घंटे बाद नेपच्यून तक। सूर्य की सतह से रवाना होने के बाद कोई फोटॉन अपनी क्षमता के मुताबिक जितनी दूरी तक चाहे सफर कर सकता है। वो पूरे ब्रह्मांड में जा सकता है, अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी। ये 18 घंटे में हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों से भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ सूर्य दूरी पर मौजूद एक धुंधला सा धब्बा दिखता है, लेकिन फोटॉन गहरे अंतरिक्ष में और आगे बढ़ते रहते हैं। 1200 साल में कुछ फोटॉन रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम केप्लर 62 तक पहुंच जाते हैं। इस सोलर सिस्टम पर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह मौजूद बताए जाते हैं। हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह हैं। अगर उन पर जीवन है तो क्या वो हमारे सूर्य की रोशनी को देख सकते हैं? अगर वहां एलियन मौजूद हैं तो वो आसानी से हमारे सूर्य की रोशनी को देख सकते हैं, और अगर वो काफी नजदीक हैं तो वो सूर्य को अपनी आंखों से या टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। वो तो सूर्य को काफी ज्यादा दूरियों से भी देख सकते हैं। तो इस बात की संभावना काफी कम है कि एलियन
इस बात को बिना समझे हमारे सूर्य का फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं कि हम भी यहाँ ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए ये फोटॉन 1500 साल में हॉर्स हेड नेबुला के पास से गुजर जाएंगे और 7000 साल में पिलर्स ऑफ क्रिएशन के पास से। इतनी दूरियों पर हमारे सूर्य की रोशनी को सिर्फ आंखों से देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन एक ताकतवर टेलीस्कोप से इसे जरूर देखा जा सकेगा। हम पृथ्वी पर या स्पेस में जो सबसे बड़े टेलीस्कोप बना सकते हैं, उनके जरिए हम ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद तारों की रोशनी को देख सकते हैं, जो 10 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। तो हमारे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में सफर करती है। तो हमारे सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी की रोशनी लगातार सफर करती ही रहती है। जब अगली बार आप साफ आसमान के नीचे ऊपर की तरफ नजर डालें तो शायद किसी का अभिवादन करना चाहें, क्योंकि ऊपर से कोई भी आपको देखकर अभिवादन कर सकता है। यानी हमारा छोटा सा ये तारा पूरे ब्रह्मांड में नजर आता है, बशर्ते कोई देख रहा हो। हमारे नजर आने वाले ब्रह्मांड में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां से आप हमारे सूर्य को नहीं देख पाएंगे। और ये बहुत कमाल की बात हो सकता है कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हमारे वजूद के कुछ सबूत मौजूद। शायद हम अरबों साल तक वहां न पहुंचे, लेकिन कम से कम हमें भुलाया तो नहीं जाएगा। इस सफर की शुरुआत सूर्य के कोर से एक फोटॉन के साथ हुई थी, जो 10 लाख साल के बाद सूर्य के चंगुल से निकल पाया। आजाद होने के बाद हमारा फोटॉन ऊर्जा, ऊष्मा और जीवन लेकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचा। हमारे सूर्य से आने वाला प्रकाश अन्य खरबों तारों के साथ मिल जाता है और ब्रह्मांड का सफर करता है। इस प्रकार ये पूरे कॉस्मॉस में ऊर्जा को फैलाता है।